कारगिल युद्ध को दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है, सबसे खतरनाक और दुर्गम युद्धों में से एक माना जाता है। दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो युद्ध के मामलों के जानकार हैं, उनका मानना है कि इस प्रकार के युद्ध दुनिया में बिरले ही देखने को मिलते हैं, जहां एक तरफ दुश्मन देश की सेना है मजबूती के साथ, हैवी गन के साथ, वेपन के साथ, गोला बारूद के साथ। हमारी इंडिया की हमारे जो सैनिक हैं उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो स्थिति है, वहां से 17,000, 16,000, 18,000, 15,500 फीट की ऊंचाई पर मजबूती से बैठी हो, हमको देख रही हो, और -25 से 30 डिग्री का ठंडा टेम्परेचर, जहां हड्डी खून जमा देने वाली बर्फ पड़ रही हो, ठंडा मौसम हो, ऐसे में हमारी सेना का अचानक वहां पहुंचना और सबसे बड़ी लड़ाई वहां की खड़ी चढ़ाई, 70 से 75 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, उस पर चढ़ना, दुर्गम इलाके में बर्फ से लड़ना, हालात से लड़ना, चढ़ाई चढ़ना, उसके बाद दुश्मन के इलाके में पहुंचना और उनसे हमारी जो चौकियां उन्होंने कब्जा की थी उनको खाली कराना। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा बहादुरी का कार्य था। असंभव को संभव किया था हमारी भारतीय सेना। लेकिन शायद हमारी भारतीय सेना है वर्ल्ड में इसीलिए जानी जाती है कि हर चुनौती को स्वीकार कर लेती है, आसान कर देती है, असंभव को संभव बना देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। और कारगिल में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल कारगिल जो युद्ध हुआ उसके पीछे एक बड़ी वजह सामने थी। एक बड़ी वजह थी, बहुत साल पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, उसका नाम था शिमला समझौता। आपने सुना भी होगा, शिमला समझौता शिमला में हुआ था। उसके अंतर्गत ये तय हुआ था, दोनों देश के राष्ट्र प्रमुख ने साइन किए थे, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने ये बाकायदा साइन किए थे कि कारगिल क्षेत्र में जो अति दुर्गम इलाके हैं, जो तुरलिंग है, बटालिक है, द्रास सेक्टर है, जहां सर्दी में -25-30 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, बहुत सर्दी होती है, ऐसे हालात में हमारे सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को भी रक्षा करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लिहाजा शिमला समझौते में इस बात को रखा गया कि सर्दी के वक्त में दोनों देश की सेनाएं नीचे पहुंच जाएंगी, अपने अपने बेस कैंप में पहुंच जाएंगी। दोनों सेनाएं अपनी अपनी चौकियां, पोस्ट छोड़ देंगी, बंकर छोड़ देंगी, और सर्दी के बाद पुनः रूटीन के तहत हर साल की तरह अपनी चौकियों में आएंगी और अपने अपने देश की सीमाओं पर पहरा देंगी, सुरक्षा करेंगी। ये बहुत सालों से लगातार ये चल रहा था। लेकिन वर्ष 1999 में पाकिस्तान की नीयत खराब हुई। चूंकि हमारा जो श्रीनगर से कारगिल नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, यही एकमात्र रोड है जो श्रीनगर से लेह, कारगिल, द्रास, बटालिक, लद्दाख को जोड़ता है। पाकिस्तान ने सोचा यदि हम ऊपर बैठकर इनकी चौकियों पर चुपके से बैठकर सर्दी के मौसम में, जब हमारी भारतीय सेना चौकियों को एक नियम के तहत, शर्त के तहत खाली कर देती है, चुपके से आकर बैठ जाएंगे, फिर सीधे उस रोड को टारगेट करेंगे, क्योंकि ऊपर से उस रोड को देखना, बाज करना बड़ा आसान होता है, उसको तहस नहस करना, नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है। लिहाजा इस मकसद से सर्दी के महीने में चुपचाप जब दोनों देश की सेनाएं एक शर्त के तहत, समझौते के तहत नीचे आकर बैठ जाती हैं, उस वक्त चुपके से हमारी जो चौकियां हैं उनमें आकर बैठ गए। चूंकि चौकियां दोनों खाली होती हैं दोनों साइड की, तो उसमें आकर बैठ गए, अपनी उसमें हैवी मशीन गन, मोटार, रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद लेकर के एम्यूनिशन, भारी एम्यूनिशन डैम किया, और वहां के घुसपैठियों के साथ पाकिस्तान की सेना आकर बैठ गई। हमारे भारत को ये जानकारी नहीं थी, चूंकि सर्दी के वक्त में ऊपर जाना संभव नहीं था, जाया नहीं जाता था। दोनों देश की सेनाओं के बीच ये समझौता हो चुका था। हमारी सेना ईमानदार थी, उस समझौते का ईमानदारी से पालन कर रही थी। तभी सर्दी के महीने में लद्दाख में ही एक चरवाहे थे, जो याक होते हैं, जो पहाड़ों पर अमूमन पाए जाते हैं, जो बकरे भेड़ की तरह होते हैं, वो पालने वाले तासी जो नाम का व्यक्ति है, तासी नामग्याल, ये वहां का निवासी था। इसका अचानक एक दिन एक याक खो जाता है, चरवाहे ये चराने के लिए छोड़ देता है। शाम को सारे याक वापस आ जाते थे, लेकिन उस दिन उसका एक नया खरीदा हुआ 12,000 रुपए का खरीदा हुआ याक वापस नहीं आया। तो उसको ढूंढने के लिए वो ऊपर पहाड़ी की ओर जाता है, चलता रहता है। जाते जाते वो देखता है कि सामने उसका याक चल रहा है। उसका याक तो मिल गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से
उस दिन थोड़ा आगे बढ़कर बॉर्डर की चौकियों पर जो देखा उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग होते हैं उनको सब पता रहता है, आर्मी का मूवमेंट है, एक्टिविटी है, उनको सब पता होता है कि सर्दी के मौसम में दोनों देश की सेनाएं चौकियां छोड़ देती हैं। लिहाजा उसने देखा कि इस वक्त भारतीय चौकियों में ये अलग थलग नजर आ रहे जवान, कोई कुर्ता पजामा में है, कोई ट्रैक सूट में है, कोई यूनिफॉर्म में है, खाकी यूनिफॉर्म में है, अमूमन जो पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तानी सेना पहनती है। उसको देखकर उसको हैरत हुई, चूंकि उसको पाकिस्तान ने भी देख लिया था, लेकिन पहले तो पाकिस्तानी उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचकर कि उनकी स्थिति का अंदाजा ना हो, उनकी जो लोकेशन है उसको किसी को भनक ना लगे, इसीलिए अपनी प्राइवेसी लीक ना हो, इसके लिए उन्होंने इस चरवाहे को, तासी को जाने दिया। और जब ये नीचे आया तो उसने फौरन नजदीकी जो रिपोर्टिंग चौकी होती है आर्मी की, वहां सूचना देता है कि मैंने इस तरीके के लोग ऊपर चौकी में देखे हैं। ये सुनकर आर्मी के माथा ठनक जाता है, फौरन सीनियर कमांडर्स को जानकारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके बाद जब क्रॉस चेक किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ वाकई वहां आर्मी मौजूद है, लड़ाई के हालात पैदा हो चुके हैं। लिहाजा फौरन एक टीम वहां 4 जाट की बटालियन जो तैनात थी, वहां कारगिल के नीचे द्रास सेक्टर में तैनात थी, 4 जाट रेजिमेंट की चौथी बटालियन के एक नए लेफ्टिनेंट थे कैप्टन सौरभ कालिया, जो इस कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे। इनकी शहादत के बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, इनकी सूचना के बाद ही कारगिल में लड़ाई लगी थी, आर्मी ऊपर पहुंची थी। ये कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जो साथ ड्यूटी करते थे, सिपाही अर्जुन, भंवरलाल, मीकाराम, मूलराम और नरेश सिंह, इन 5 जवानों की एक पेट्रोलिंग टीम बनाई गई। कैप्टन सौरभ कालिया ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर पहुंचकर जब देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है। जैसे ही वो अपनी चौकी, जो बजरंग पोस्ट जो खाली करके जवान नीचे आए थे, उस तक पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पूरी पाकिस्तानी सेना हमारी चौकी में मौजूद है। भारी हैवी एम्युनिशन, मशीन गन, मोटर मशीन गन, हैवी मशीन गन के सहारे बैठी हुई है। जैसे ही इनका आमना सामना होता है, पाकिस्तानी सेना इनके ऊपर फायर झोंक देती है, हैवी फायर करती है। ये 5-6 लोग गिर जाते हैं। वहां सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सेना थी, मात्र 6 की संख्या में थे। काफी देर तक लोहा लेते रहे, मोर्चा संभाले रहे, जवाबी फायरिंग करते रहे, लेकिन वो हमारे बंकर में मौजूद थे, सुरक्षित पोजीशन में थे। हमारे जवान खुले आसमान में थे, चढ़ाई चल रहे थे, लिहाजा उनको बहुत देर तक उनका जो काउंटर अटैक है सहने के बाद इनके पास गोला बारूद खत्म हो जाता है और ये पाकिस्तानी सेना इनको जिंदा पकड़ लेती है। और मैं आपको पहले कैप्टन सौरभ कालिया का थोड़ा परिचय करा दूं। कैप्टन सौरभ कालिया जो है 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए थे, और ये पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है पालमपुर, खूबसूरत जगह है, वहीं के अमर शहीद कैप्टन कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी वहीं के रहने वाले थे। ये दोनों एक ही स्कूल, डीएवी स्कूल में पढ़े हुए थे। डीएवी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी, और वहां रहते हुए इन्होंने कई बार पढ़ाई करते हुए छात्रवृत्तियां हासिल की, प्रथम श्रेणी में हमेशा रहे। उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी अफसर के लिए सिलेक्ट हुए। उसके बाद 12 दिसंबर 1998 को ये कमीशन हुए, इनको ऑफिसर की रैंक दी गई, लेफ्टिनेंट बने। उसके बाद सीधे जाट रेजिमेंट में इनको कमीशन दी गई। जाट रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर यूपी के बरेली में है, बरेली सीधे पहुंचे। 12 दिसंबर 1998 को बरेली पहुंचते हैं। वहां के बाद जनवरी 1999 उनकी जो बटालियन जाट सेंटर की चौथी बटालियन, यानी 4 जाट रेजिमेंट जो यूनिट थी, बटालियन थी, जो उस समय कारगिल में तैनात थी, वहां के लिए इनको पोस्ट किया जाता है। वहां जाते हैं, जनवरी के दूसरे हफ्ते में वहां पहुंच जाते हैं, अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं, जवानों के साथ रह रहे थे। इनको फिर 5 जवानों, तभी तासी के द्वारा जब जानकारी मिलती है तो हमारी सेना उसको कंफर्म करने के लिए इनकी पेट्रोल पार्टी के ऊपर भेजती है। जब ये पहुंचते हैं, पाकिस्तानी सेना से इनका मुठभेड़ होती है, ये जिंदा पकड़े जाते हैं। इन 5 को 6 को पाकिस्तानी सेना पकड़कर अपने पाकिस्तान ले जाती है। उसके बाद वहां एक दौर शुरू होता है, बर्बरता का, यातनाओं का, जुल्म का, सितम का, ऐसा दौर शुरू होता है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा इनके साथ जो बर्बरता की गई। इनसे भारत के सारे नक्शे, लोकेशन, गोला बारूद के ठिकाने, सैन्य ठिकानों के बारे में पूछा गया।
लेकिन ये देशभक्त, ये भारत के वीर, भारत के लाल, वीर सपूत, अमर शहीद नहीं पिघले। असीमित यातनाएं सहते रहे, इनके कानों के पर्दे फाड़े गए, इनको सिगरेट से दागा गया, जलाया गया, इनके कई अंग क्षतिग्रस्त मिले, इनकी नाक पे चोट की गई, कई दांत टूटे मिले, सिगरेट से जलाते रहे, इनको आग के शोलों से जलाते रहे, उल्टा लटकाकर गर्म पानी में इनको डुबाते रहे। लेकिन भारत के लाल, ये अमर शहीद, ये वीर सपूत योद्धा नहीं पिघले। इन्होंने कोई जानकारी उन पाकिस्तानियों को नहीं दी, उनको भारत के बारे में कुछ नहीं बताया, यातनाएं सहते रहे, बर्बरता सहते रहे। तब तक भारत ने इधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, इसको तमाम देशों के बारे में इसको आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए, पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत की। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, अंतर्राष्ट्रीय जब प्रेशर क्रिएट हुआ, तमाम देशों ने इसको गलत बताया। जो युद्ध बंदियों के साथ जो बड़ी बर्बरता होती है, उनका जो कानून है उसका उल्लंघन बताया। जिनेवा जो समझौता था, संगठन जिनेवा में जो कानून बना था उसका उल्लंघन था, इसको उठाया। तो लेकिन तब तक इन 6 हमारे अमर वीरों की, वीर सपूतों की वहां शहादत हो चुकी थी। ये 6 इन्होंने कुछ मुंह से खोला नहीं, अमर यातनाएं सहते रहे, मार खाते रहे, तमाम तरह की जो जुल्मो सितम है, बर्बरता है, उसको सहते गए। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है, जब असहनीय हो गई, असीमित हो गई, नहीं सह मिली, तो ये भारत के लाल, ये भारत के लिए यातनाएं सहते सहते शहीद हो गए, हमेशा के लिए हमारी आपकी नज़रों से ओझल हो गए। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, उसके बाद, और मैं आपको बता दूं, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 2 इत्तेफाक जुड़े हुए थे। उनका जन्म भी जून में हुआ था और उनकी शहादत भी जून में हुई। उसके बाद जब उनकी शहादत हुई तो उनकी उम्र 22 साल थी, और ये जो उन पर जुल्म सितम यातनाएं दी गई पाकिस्तान की कैद में, ये भी पूरे 22 दिन तक चला। उसके बाद पूरे 22 दिन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय दखल के बाद, 22 दिन के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारे सैनिकों को उनके जो पार्थिव शव हैं, शरीर हैं, वो सौंपे गए। और जब हमारे देश ने, हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने, हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने उनकी बॉडी को देखा तो उनके कान खड़े हो गए। पूरे देश में नफरत की ज्वाला भड़क उठी, लोग गुस्से में थे, उनकी हालत देखकर सहम गए थे। उनकी पूरी बॉडी है, उनको कई जगह जलाया गया था, कानों के पर्दे फाड़े गए थे, कई अंग क्षतिग्रस्त थे, दांत टूटे हुए थे, नाक टूटी थी, हाथ में चोट, पैर में चोट, बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह चोट के निशान इन वीर सैनिकों, अमर शहीदों के बॉडी पर नजर आ रहे थे। उसके बाद इनका पोस्टमार्टम किया गया, उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनको अंतिम संस्कार किया गया, पूरी सैनिक सलामी दी गई। उसके बाद इनके जो पिता हैं, इनके कालिया साहब, वो लगातार उन्होंने पाकिस्तान की जो बर्बरता करने वाले सैनिक थे उनको सजा दिलाने के मकसद से पूरे भारत में अभियान चलाया। उन्होंने लगातार मुद्दा उठाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना, विदेश की अदालत में गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए, चलते रहे, लगातार ऑफिसों के चक्कर काटते रहे। और यहाँ तक बाद में इतना परेशान हो गए, उन्होंने एक बार बयान भी दिया था कि इससे तो बहुत मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, फाइल ढो कर ऑफिस के जो कार्यालय हैं, दफ्तरों के चक्कर काट कर मेरी चप्पल जूते घिस चुके हैं, मैं बहुत अब शर्मिंदा हो चुका हूँ। अपने बेटे की न्याय की मांग करने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब जो हालत है, जो मेरी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, मैं ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ, लगातार इस कोर्ट से उस कोर्ट दौड़ रहा हूँ, इसको देखकर मुझे अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उसके बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ, उनकी शहादत हो गई, जब उनकी डेड बॉडी यहाँ आ गई, फिर कारगिल युद्ध शुरू हुआ। फिर लगातार हमारे तमाम जो सैनिक थे, हजारों, 527 के आसपास लगभग सैनिक हमारे शहीद हुए, पाकिस्तान के हजारों सैनिक मारे गए। हमारी सेना ने उनको भगाया, मारा, पीछे हटा दिया। हमारी जो उन्होंने धोखे से चौकियों पर कब्जा किया, पुनः खाली कराया गया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और इस प्रकार हमारे तमाम जो वीर हैं, हमारे वीर सैनिक हैं, शहीद सैनिक हैं, हमारे देश के लिए प्राणों की आहुति दे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, हमारे देश को आज